आप सभी को रेमो का नमस्कार। अलजेब्रा के थ्योरी लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम अभी इक्वेशंस की चर्चा कर रहे हैं। अभी इस लेसन में हम बात करेंगे आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी सारी जानकारी, विजुअलाइजेशन, सारी चीज़ें मैं आपको एक करके बताता हूँ। तो देखिए, यूजुअली जो जनरल इक्वेशन होती है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मेट आपके सामने मैंने लिखा है, इसमें देखो ये x में एक इक्वेशन है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? 2, डिग्री 2 इक्वेशन है x में, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, एक अंतर जो आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फ़र्क क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर होता है। जैसे ये देखो, ये क्या है, एक इक्वल टू का साइन लगा है, दैट मेक्स इट इक्वेशन। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की वैल्यू 0 कब है। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर मैं आपके सामने सिर्फ ऐसा कुछ लिखूँ कि मेरा y जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, तो ये आपका ध्यान से देखना कि y एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि y x पे डिपेंडेंट है। x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू के लिए हम डिफरेंट y को प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बेसिक जानकारी जो अभी मैं बताना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको ये भी बता पाऊँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप कभी भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में सोचें, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, सब कुछ हटा दिया मैंने, ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में हमें कुछ कांस्टेंट के बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं यही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख दूँ तो देन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क कहाँ हो जाता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ और इसको मैं आपसे बोलूँ कि ज़रा इसको कोऑर्डिनेट में बना दो, तो आपको होगा x की वैल्यू 0 पे 0 होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 होगा, x की वैल्यू 2 होगी तो ये 4 होगा, x की वैल्यू 3 होगी तो ये 9 होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। x माइनस 1 पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू -1 ले ली तो y क्या होगा, 1 होगा। x की वैल्यू अगर -2 ले ली तो y कितना होगा, आपको होगा 4 होगा। ऐसे यहाँ -3 पे 9 होगा। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो वैल्यू मैंने आपको दिखाई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जब आपने इसी एक्स स्क्वायर को 4 के बराबर कर दिया तब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ज़रा देखिए कि ये 4 के बराबर कब कब है। आप कहोगे ये वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पर मैंने कहा कि y 4 जब है, मतलब y की जगह मैंने 4 रख दिया। और अब मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि भाई मेरा x जो है किन किन वैल्यूज़ के लिए y को 4 दे रहा है। तो आप कहोगे देखो, यहाँ पर राइट जाओगे तो यहाँ पर 4 मिल रहा है x इज इक्वल टू 2 पर, और यहाँ भी लेफ्ट में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है मुझे x इज इक्वल टू -2 पे, इन दोनों पे 4 दे रहा है। तो मैं कहूँगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज़ हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज़ हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। देखो, जब हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा डीप में जाएंगे तो इन्हीं को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो वैल्यूज़ उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो उसकी रूट्स कहलाते हैं। यहाँ पर वो +2 और -2 आ रहा है क्योंकि वो स्पेशल केस बन गया, x के टर्म थे ही नहीं, केवल एक्स स्क्वायर का टर्म था, ठीक है। बट ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और -2 और +2 इसके रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको आप अल्फ़ा एंड बीटा भी बोलते हैं, उनकी भी बात करेंगे। अभी बस आपको बेसिक समझाने की मैंने कोशिश करी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आप कहोगे ये तो आपने बड़ी बेसिक इक्वेशन मुझे दिखाई, कोई और इक्वेशन लेके दिखाओ, ठीक। मैं कहूँगा ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने लेट्स से कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मैं और दिखाना चाहूँगा आपको, वो है कुछ ऐसी, एक्स स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0। लेट्स से मेरे पास इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या बेटर लेट्स से +2 इज इक्वल टू 0।
अगर ऐसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहोगे इसको ज़रा मुझे बताओ प्लॉट करके। क्या ये आप प्लॉट करके दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं। आपको मैंने बताया अभी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लेते हो तो उसमें जैसे ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की किन वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़ीरो कब होगा? ये ज़ीरो कब होगा? तो जब ये पूरा टर्म ज़ीरो होगा तो मुझे पता चलेगा कि x की वो कौन सी वैल्यूज़ पे ये ज़ीरो हो रहा है और x की कौन सी वैल्यू पे ये ज़ीरो हो रहा है। वो मुझे क्या बता देगा? वो मुझे बता देगा कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। ठीक है, तो ज़रा निकालते हैं इस इक्वेशन के रूट्स। तो आप कहोगे यहाँ पर इसको अगर फैक्टराइज करूँ मैं तो ये बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ही है। अब आप इसको ध्यान से देख लो, ये भी क्या होगा? ये भी अगर ग्राफ जो होगा वो उसका शेप कुछ ऐसा ही दिखेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें ध्यान देनी है कि एक तो x इज इक्वल टू 1 पे ये प्रोडक्ट 0 होगा, 1 यहाँ पर कहीं लिख दिया मैंने, 0 मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, और एक ये एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 2 पे भी 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन दोनों वैल्यूज़ पे 0 होगा और ये इक्वेशन जो होगी मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ ऐसी होगी। दिस इज हाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल लुक लाइक। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा। मैंने क्या किया, अभी आपके सामने प्लॉट किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप अब ये ज़रूर पूछोगे कि आपको कैसे पता कि ये ऊपर ही उठ के जाएगा? ऐसा भी तो जा सकता था, ऐसे भी तो जा सकता था। मैं कहूँगा मैं उसकी बात आपसे करूँगा, पहले आप बस ये समझ लो कि ऐसा जो मैंने बनाया है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो वैल्यू है ये y, मैं ऐसे कहता हूँ, देखो ध्यान से, ये वैल्यू मेरी y एक्सिस है, ये वैल्यू मेरी x एक्सिस है। तो ये x इज इक्वल टू 1 पे भी 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे भी 0 हो रहा है, 1 पे भी 0 हो रहा है। जिस पे हमें ये 0 चाहिए था, तो वो जिन x की वैल्यूज़ पे हो रहा है ये कहलाते हैं इसके रूट्स। देखो ये क्या हो गया? इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक, दे आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2, जिनको आप अल्फा एंड बीटा बोलते हो। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके विजुलाइज कर पा रहे हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को विजुलाइज कर पा रहे हो और उसके थ्रू फिर हम अपने रूट्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देने की कोशिश करूंगा और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा, जो आपने थियरी कभी खुद से पढ़ी होगी अल्फा और बीटा वाली, वो भी मैं थोड़ा सा बीच में ही बता देता हूँ, ताकि दोनों को हम रिलेट करते हुए चलें, विजुलाइजेशन भी और वो थियरी जो आपको आती है वो भी। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ए बी सी हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें हम अगर बोलते हैं कि भाई हमारे जो दो रूट्स हैं, लेट्स से अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा एंड बीटा है। ठीक है, तो वो जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं वो कैसे निकलते हैं? आप कहते हो अल्फ़ा कॉमा बीटा अगर मैं लिखता हूँ तो वो रूट्स कैसे लिखा जाता है? श्रीधराचार्य मेथड से। वो कहते हैं कि होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस तरह से आपका ये निकलता है अल्फ़ा और बीटा। अगर कोई एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो अल्फ़ा बीटा हैं वो इससे निकलते हैं। अब आप कहोगे इसमें अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है? देखो, एक प्लस के साथ हो जाएगा, एक माइनस के साथ हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा प्लस वाला ही होगा, नहीं। ठीक है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट एक अल्फ़ा कहोगे, एक बीटा कहोगे, एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला हो गया। अब आपका जो है थोड़ा सा फोकस इस पे चला जाना चाहिए, इस वाले टर्म पे, राइट। इस वाले टर्म को एक हम अलग से स्पेशल नाम देते हैं, इस वाले टर्म को हम एक अलग से स्पेशल नाम देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। इसको बोलते हैं कि ये डी है और डी है डिस्क्रिमिनेंट। और इसको डी क्यों बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा, देखो ध्यान से, मैं कहूँगा सी पे 0 भी नहीं, कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा ग्रेटर देन 0 है लेट्स से, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स जो होंगे इक्वेशन के, यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो डिफाइंड नहीं होती है। अगर उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ है, जैसे इसके अंदर मैंने कुछ पॉजिटिव डाला तो बाहर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है इसके जो रूट्स हैं वो आपके वास्तविक होंगे, रियल होंगे एंड
एंड डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स रियल हो और डिफरेंट ना हो। देखो, अगर मैंने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर है, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट जो है डी वो आपका 0 के बराबर अगर हो गया, तो आप बताओ रूट के अंदर अगर 0 हो गया तो इस प्लस माइनस का कोई रेलेवेंस है क्या? प्लस माइनस इंटू 0 खत्म हो गया, दोनों रूट्स क्या हो गए? -b/2a। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो रूट्स हैं ये रियल एंड डिफरेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं आपको पता है, -b प्लस माइनस √d/2a होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके रूट्स जो हैं वो रियल हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, लेकिन बोथ रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और वो रूट्स क्या होंगे आपके? -b/2a, दोनों रूट्स -b/2a के बराबर हो गए। और अगर आपने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा नेगेटिव है, यानी ये स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू जो आपने डी डिस्क्रिमिनेंट बोला है, अगर वो नेगेटिव हो गया, तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव होता है ना, ये अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड ही नहीं होता है। सो अगर अनडिफाइंड होगा तो आप कहोगे कि इसके रूट्स रियल नहीं हैं। इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स या अनरियल रूट्स इसको हम बोल सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो, जो जिसको हमने डी बोला, उस डी की कहानी डी ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंट है, डी इज इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंट है, और उसकी कहानी आपकी डी लेस देन 0 के लिए डिफरेंट है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कि इसका जो साइन है, इसका जो नेचर है, कि ये प्लस है या 0 है या माइनस है, ये उन रूट्स के नेचर को डिफरेंशिएट कर सकता है कि कब वो रियल है, कब वो रियल नहीं है, कब वो इक्वल है, कब वो इक्वल नहीं है। इसके लिए हम इसको नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्ज़ाम में इस्तेमाल करोगे आप। ठीक, तो इसको भी हमेशा ध्यान रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ डी, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और उसके बेसिस पे क्या क्या सिचुएशन होती हैं। एक चीज़ देखिए, मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ अभी तुरंत इमीडिएटली, कि जो मेरा डी होता है, जो मेरा डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, अगर लेट्स से ये 0 से बड़ा है, लेट्स से ये 0 से बड़ा है, डी अगर 0 से बड़ा है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि रूट्स आपके रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसी में देखो एक सिचुएशन और बनती है, इसी में दो सिचुएशन बनाता हूँ मैं आपका। पहला कि d मेरा ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही साथ जो d है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ ए रेशनल नंबर, मतलब एक परिमेय संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। मेरा कहने का मतलब है कि भाई अगर मेरा डी लेट से मैंने निकाला, और वो मेरा डी लेट से कुछ ऐसा आ गया 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, तो ये आपको हो गया एक रेशनल नंबर का स्क्वायर है, मे बी 4 स्क्वायर, रेशनल नंबर का स्क्वायर हो गया ये। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट इस फॉर्मेट में होगा, तो आप जब रूट डी करोगे, ऐसे रूट डी करोगे, तो बाहर क्या निकलेगा? रेशनल नंबर निकलेगा। तो उस केस में देखो, रूट रियल है तो वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। जैसे दूसरे केस की बात करूंगा, डी अभी भी मोर देन 0 है, बट मान लेते हैं कि मेरा डी है 7 के बराबर। तो डी अगर 7 के बराबर है, तो आपका अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? आपको हो गया, ये हो गया -b प्लस माइनस √7/2a। तो अगर √7 आ गया, तो आपके रूट्स क्या हैं? रियल हैं कि नहीं है? रियल हैं, बट वो रेशनल नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर आपने बना दिया 2/3 का होल स्क्वायर, तो बाहर भी क्या आएगा? रेशनली बाहर आ जाएगा। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा एक रेशनल नंबर का, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो रूट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रेशनल रूट्स हो जाएंगे। इस पे आपके थियरी में क्वेश्चन बन सकते हैं, थियरी बेस्ड क्वेश्चंस। डी मोर देन 0 है, लेकिन डी अगर आपका लेट्स से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, तो जब भी कभी ऐसा केस होगा कि ये किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आपके रूट्स क्या होंगे? रेशनल नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, नॉन रेशनल रूट्स आपको मिलेंगे इस केस में। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने अभी डी के टर्म्स में बात करी। डी के टर्म में देखिए कुछ और बातें भी मैं करूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ रूट्स, ये आपका होता है -b/a। क्यों होता है? क्योंकि जो एक बार प्लस डी आता है आपका, एक बार ऐसे बनता है -b प्लस √d/2a, एक बनता है -b माइनस √d/2a। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, तो आपको -b/a मिल जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकालना है तो यहीं से करके देख लो,
आप करोगे तो आपको मिलेगा सी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कि ये जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आपसे एग्जाम में लेट से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, राइट। या ऐसे कर लो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, और मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, ठीक है, ये इंटरेस्टेड हो जानने में। तो आप कहोगे देखो यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ माइनस लगाते हो और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बनता है -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो आपका बनता है वो सी अपॉन ए बनता है। सी क्या है, -5 अपॉन 2, दोनों मिल गए, -2 -5/2। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, ये आपका सिंपल सा इक्वेशन बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा, ये अलजेब्रा के आगे के लेसन्स में आपको और डिटेल में बताया जाएगा, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका होता है। यहीं पर सारी वैल्यू आपको रखनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये बनाएगा -8, 3 अल्फ़ा बीटा आपका दे देगा +3 15/2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा फिर से दे देगा -2, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, -15। सो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका कितना आ गया, -15। तो अगर मुझे ये जानकारी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो इनका इस्तेमाल करके मैं आसानी से कई सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपका क्विकली आपको तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो मैं आपके सामने जो चीज़ लिख रहा हूँ इसको बहुत इत्मीनान से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मिला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब भी आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम -b अपॉन ए भी बोल सकते हैं। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, जिसको आप बोलोगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या बेसिकली आई मस्ट नॉट राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट के बजाय मैं लिखूंगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आप बोलते हो -b अपॉन ए या c अपॉन ए, इट्स c अपॉन ए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ मैंने क्या किया है, मैं यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया, ध्यान से देखना। जब मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या था कि मेरे पास सम ऑफ रूट्स मुझे लिखना था। सम ऑफ रूट्स का मतलब देखो अल्फ़ा की पावर 1 बीटा की पावर 1 अलग अलग लेके सम कर रहा हूँ। तो मैं इधर से चलना शुरू किया और मैंने पहला टर्म पकड़ा, और पहले टर्म में मैंने कहा कि मैं ले रहा हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी। और देखो जब भी आपकी रूट्स हैं वो सिंगल एट ए टाइम लिया आपने, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये 1 की पावर है सबकी, तो देखो हमेशा ध्यान रखना एक माइनस साइन आया उसकी वजह से, क्योंकि आपने अल्फ़ा और बीटा को अलग अलग लिया तो इनकी पावर क्या है, 1 राइट, डिग्री इसकी 1 है, तो इसलिए माइनस आया और पहले स्टेज में गए, क्योंकि एक एक रूट लेके हमने सम किया 1 एट ए टाइम, तो एक स्टेप आगे गए, -b अपॉन ए लिखा। जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा अभी जब मैं क्यूबिक इक्वेशन में बताऊंगा यही चीज़। प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आपने लिया तो ध्यान से देखो, आपने क्या किया, 2 रूट एट ए टाइम लिया। 2 रूट एट ए टाइम अगर आपने लिया तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। जब भी डिग्री 2 लोगे, देखो हमें हमेशा ऐसा ध्यान रखना है कि -1 को ध्यान रखना है, डिग्री क्या है 1, इसमें डिग्री 1 थी, तो डिग्री अगर इसमें 1 थी तो माइनस ऑफ फर्स्ट अपॉन, इससे राइट गए पहला प्लस जहाँ शुरू किया। यहाँ पर देखो हमने 2 एट ए टाइम लिया है, 2 एट ए टाइम लिया तो मैंने कहाँ गया हूँ मैं, देखो ध्यान से, 2 एट ए टाइम लिया तो मैं सेकंड टर्म पे मूव कर गया, फर्स्ट से सेकंड और अपान तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहना ही है, और यहाँ पर 2 है तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव होता है, तो ये c अपॉन ए बना। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और आपको मिलेगी जो अभी मैंने लिखा है कि यही जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपके सामने लिखा हुआ है इक्वल टू 0, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ a से,
तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और ये बी अपॉन ए क्या है आपको ध्यान से याद होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि सी अपॉन ए अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू अल्फ़ा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको रूट्स दे दिए जाएंगे, कह देंगे रूट्स 2 है और 3 है। तो रूट्स अगर 2 और 3 है और आपसे कहूँ इक्वेशन लिख दो, तो आपको क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अगर रूट्स दिए होंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको जो आपको ध्यान रखनी है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन को आपको पता है कि आपको रूट ढूंढने होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड होंगे, वो कहेंगे कि आपका जो y है वो मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में y की बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि y की, कई बार पूछते हैं कि बताओ y की मिनिमम वैल्यू क्या है और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिन मैक्स एक साथ नहीं होता है। देखो, अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा है तो मिनिमम होगा, अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा है तो ये मैक्सिमम होगा। मतलब पहले यहाँ कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते होते ख़त्म हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो ये मिनिमा है, इसको बोलते हैं मिनिमम, ठीक। ये आपका कहलाता है मैक्सिमम। तो मैं आपको पहले बात बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक साथ मिन मैक्स नहीं होगा, कि एक ही एक्सप्रेशन है उसमें मिनिमा भी पॉसिबल हो, मैक्सिमा भी हो, क्योंकि ये आगे बढ़ के इन्फिनिटी पे जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी बोलोगे या तो यहाँ ये गिरते हुए नीचे जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी होगी। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन आएगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में मिन चाहिए कि मैक्स चाहिए। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि मिन मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही होता है। वाई मिन मैक्स अगर आपको निकालना है तो ये होता है माइनस डी अपॉन 4a। डी कहाँ पर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको मिन या मैक्स निकालना है, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में मिनिमम पॉसिबल है या मैक्सिमम पॉसिबल है, तो यही फॉर्मूला लगा दो। जैसे मैंने कहा आपसे कि y इज इक्वल टू, मैंने कहा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, और मैंने आपसे कहा कि इस एक्सप्रेशन का मैक्स निकाल दो। इसका मैक्स होगा ही नहीं इसका, क्योंकि ये ग्राफ जो है आपका ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा तो इसका मैक्स तो इन्फिनिटी हो गया। मिन निकाल सकते हो लेकिन इसका, तो इसका मिनिमम होगा माइनस डी अपॉन 4a। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, रूट बी स्क्वायर इज 9 माइनस 4ac, 4 4 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 4a। 4 इंटू ए क्या होगा, ए की वैल्यू आपकी 2 है, 8 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, रूट 41 अपॉन 8। तो यहाँ पर ओ भी माइनस साइन के साथ, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। अगर यही एक्सप्रेशन मैं आपको ऐसे दे देता कि ये है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, और मैं कहता इस एक्सप्रेशन की मुझे मैक्स, इसमें मैक्स होगा, मैक्स वैल्यू होता है। अभी थोड़ी देर में समझा भी दूंगा कि हाँ मैक्स वैल्यू क्यों होगा। तो y जो मैक्स वैल्यू होता ना, वो आपका क्या होता, यही होता, सिंपल, माइनस डी अपॉन 4a। फिर से माइनस डी अपॉन 4a अगर आप लगाओगे तो आप खुद कहोगे कि 4 इंटू माइनस 4 बनेगा, और माइनस तो यहाँ आई है, डी को देखोगे आप तो कहोगे बी स्क्वायर एंड 16 8 ज़ा, राइट, 128 रूट 137 अपॉन 16 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। मेरा कहने का मतलब है एक्सप्रेशन एक ही है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं याद करने हैं। अगर मेरा ये एक्सप्रेशन है, इससे कंपेयर करूँगा, मिन मैक्स निकालना है, क्वेश्चन में बता देगा क्या निकालना है, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्या एक्सप्रेशन है, लगा के निकाल लेंगे। और साथ ही साथ ये भी पता हो कि भाई मिन होगा या नहीं होगा, मैक्स होगा या नहीं होगा, उसकी बात भी करता हूँ। अब एक चीज़ आपको यहाँ और समझनी है कि x की किस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा, तो वो x की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन 2a, ध्यान रखना। तो ये जो मिन या मैक्स अकर करता है, किस पॉइंट पे करता है, मैं लिख देता हूँ कि x मिन मैक्स अकर करता है आपका माइनस बी अपॉन 2a पर, और वो मिन मैक्स क्या होता है, वो मिन मैक्स आपका होता है माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। तो
तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो आपके काम आएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी मैंने बताया कि अगर आपका अल्फ़ा है -b प्लस माइनस रूट d/2a, तो आई मस्ट से कि ये -b प्लस रूट d/2a होगा। तो बीटा आपका क्या होगा, आपको पता है -b माइनस रूट d/2a होगा। तो एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि मैं इस -b/2a को लेट से बोल दूँ a, और रूट d/2a को मैं बोल देता हूँ लेट से कुल मिला के रूट b। ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो आप मुझे बताओ कि ये अपने आप क्या हो जाएगा, क्या ये a माइनस रूट b नहीं हो जाएगा? यस। देखो, अगर कोई टर्म इरेशनल फॉर्मेट में आता है तो अगर वो एक बार प्लस के साथ आएगा तो एक बार माइनस के साथ ज़रूर आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि कोई इक्वेशन अगर मैं आपसे बोल दूं कि उसका एक रूट 1 + √2 है तो 100% श्योर हो जाना कि दूसरा रूट 1 - √2 होगा ही होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जब रूट आपको इस फॉर्मेट में दिए जाएंगे तो आपको वो एक ही रूट बताएंगे, क्योंकि दूसरा आपको मालूम है कि अगर एक रूट उन्होंने कहा a + √b है तो दूसरा रूट a - √b होगा ही होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ ये सर्ड वाला टर्म आता ही आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ना जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी विजुअल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें विजुलाइज भी हो जाएं और आप आसानी से क्वेश्चंस में विजुलाइजेशन का भी इस्तेमाल कर पाएँ। मिन मैक्स सब समझ में आ जाएगा आपको। देखो, मैंने आपसे कहा लेट से कि y = एक एक्सप्रेशन की बात करेंगे ax² + bx + c है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो एक्सप्रेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी ax² + bx + c = 0। ठीक, अब मैं आपको देखिए कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखना। अगर x में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरीके से है तो आपको सिर्फ देखना है कि x² का कॉफिशिएंट क्या है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, आप कहोगे यहाँ पर है a। अब मैं a के बारे में बात करूँगा। पहली बात कि अगर मेरा a पॉजिटिव है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी a पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी x में होगा, आपको पता है कि ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो ग्राफ होगा x में अगर क्वाड्रेटिक है तो वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ होगा अगर मेरा a 0 से बड़ा है। तो ये समझ लेना, a अगर 0 से बड़ा है तो आपका जो ग्राफ होगा x में क्वाड्रेटिक है तो वो y एक्सिस की तरफ होगा और उसका मुंह जो होगा वो ऊपर की तरफ खुला होगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा पैराबोलिक, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैराबोलिकल स्ट्रक्चर, राइट, परवलय हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मुंह अगर a 0 से बड़ा है और x में एक क्वाड्रेटिक है तो ये एक्सिस इसकी y एक्सिस की तरफ हो जाएगी और ये y एक्सिस की तरफ ऐसे मुंह खोल के होगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ये वैल्यू निकल रही है, आपको ध्यान रखना है अगर a आपका 0 से बड़ा है तो। और उस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मुंह ऊपर की तरफ है तो एक पॉइंट पे इसका मिनिमा ज़रूर होगा, इसका मिनिमा ज़रूर होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि जैसे आपके सामने एक एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखूँ कि a = 2x² + 4x - 3 है एक एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है तो आपको पता है कि कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। x² का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आप कहोगे इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। अगर मुंह ऊपर की तरफ होगा तो इसमें पक्का एक मिनिमा होगा। ठीक है, तो वो जो कन्फ्यूज़न था कि भाई मिनिमा है या मैक्सिमम है वो खत्म हो गया। मिनिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू हम बता ही नहीं सकते, वो तो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, क्योंकि मुंह ऊपर की तरफ है। अब देखिए इसमें एक और केस आपको समझना है जो मैं आगे आपको लेके चलूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ द सेकेंड वन कि अगर आपका a 0 से छोटा है, सेम एक्सप्रेशन है y = ax² + bx + c। मैं अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन पे अभी आता हूँ मैं। तो ये अगर है और आपने कहा a 0 से छोटा है और y ऐसा है तो आप कहोगे कि ये जो होगा, अगर मैं मानता हूँ कि इधर x एक्सिस है उधर y एक्सिस है तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मतलब इसका मुंह जो है नीचे की तरफ होगा। अगर a 0 से छोटा है तो उसका मुंह नीचे की तरफ होगा, तो ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा नीचे इन्फिनिटी की तरफ। और आप यहाँ साफ साफ देख पाएंगे कि किसी न किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर हमारा ये जो y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा जिसको हम मैक्सिमा बोलते हैं, जो हमने निकाल रखा है दोनों केसेस में -d/4a होता है। बट यहाँ आप विजुलाइज कर रहे हो, ये तो केवल एक ही बात हो गई और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात हो गई। आप कहोगे हमें एक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बताओ, रूट्स दिखाओ ना कि रूट्स कहाँ हैं। तो जरा मैं उस पर वापस आता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूँ।
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो मुझे पता है कि चलो ठीक है वो दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे कैसे दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब ये 0 के बराबर हो। आप मुझे बताओ कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम बनाएंगे तो ये पैराबोला के फॉर्म में या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। क्या मतलब है कि इसका वैल्यू 0 हो, राइट। आप कहोगे कि कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैंने ऐसे बनाई और एक्स और वाई एक्सिस में ये मान लिया कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर एक्स और वाई एक्सिस में ये कुछ इस तरह से दिख रहा है तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है। आप कहोगे ये 0 कब है, जब वाई 0 है। वाई 0 कहाँ होता है, आप कहोगे कि पूरे इंटायर एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। अब हो गया सिंपल सी बात कि भाई अगर इक्वल टू 0 मुझे निकालना है तो मैं वो पॉइंट खोजूंगा जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हो इस पैराबोला में। जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर क्या है, इस पैराबोला की वैल्यू 0 है, वही रूट्स हैं, वही अल्फ़ा और बीटा है, वही अल्फ़ा और बीटा है। तो यानी अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 खोज रहा हूँ तो मैं खोज रहा हूँ कि ये जो पैराबोलिकल आपका स्ट्रक्चर है ये कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये उसके रूट्स हो जाएंगे, वही आप अल्फ़ा और बीटा बोलते हो। ठीक, अब जरा मैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो यानी ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे जो है रूट्स मिलेंगे। अब जरा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लिया मैंने बोला आपसे कि मेरा a 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है, a मैंने बोला 0 से बड़ा है। आपको पता है पैराबोला का मुंह कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो पैराबोला का मुंह अगर ऊपर की तरफ है तो आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप कहोगे एक पॉसिबिलिटी तो देखो ये है कि ये मेरी एक्स एक्सिस है और मेरा जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा है। इस केस में आपसे पूछूंगा क्या हो रहा है तो आप कहोगे हाँ ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन 2 पॉइंट पे अगर ये कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तभी कट करेगा जब ये मिनिमम वैल्यू जो आपकी दिख रही है इस पैराबोला की, यानी इस पैराबोलिकल स्ट्रक्चर की, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ध्यान से देखना कि अगर a 0 से बड़ा है और आपका डिस्क्रिमिनेंट d 0 से बड़ा है, और ये d 0 से कैसे विजुलाइज करो ना आप, मैंने कहा कि आपके सामने मैंने एक केस बनाया यहाँ पर। आपको पता है कि जो y मिनिमम आपका है, y मिनिमम इस केस में क्या होगा, -d/4a होगा। a आपने पहले ही बोल दिया पॉजिटिव है, तो d अगर पॉजिटिव है तभी पैराबोला का मिनिमम क्या होगा, नीचे होगा। निगेटिव है तभी तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और जब एक्स एक्सिस के नीचे से ये शुरू करेगा ऊपर की तरफ तभी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर आपने कहा कि भाई केस ऐसा है कि ये तो पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है और पैराबोला में मेरा a पॉजिटिव है और ये शुरू करेगा यहाँ से मिनिमम लेके, तो अगर ये यहाँ से शुरू करेगा सर जी, तो आप मुझे बताओ ये कभी कट करेगा क्या एक्स एक्सिस को, नेवर। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो क्या कोई रूट्स मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे। इसी केस को तो आप बोलते हो इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखो, मैं सब समझाता हूँ आपको, सब विजुलाइज करा रहा हूँ। आपको पता है मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4a। अब अगर आप चाहते हो कि ये कट ना करे, a अगर 0 से बड़ा है तो मुंह ऊपर की तरफ है, मुंह अगर ऊपर की तरफ है और आप d को क्या कर दो, a पॉजिटिव है, d को पॉजिटिव कर दो। d को अगर पॉजिटिव करोगे तब तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अब इस केस में आ जाओगे नेगेटिव से शुरू करोगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो एक्स एक्सिस को पक्का काटोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में ये तो y = 0 है ना सर, नेगेटिव से शुरू किया आपने, काटेगा ही काटेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ d को नेगेटिव ले लिया, मतलब आप शुरुआत ही कर रहे हो ऊपर से, अगर आपने शुरुआत ही ऊपर से कर दी, शुरुआत ही अगर ऊपर से कर दी, यानी d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू तो आपको पता ही है कि अभी मैं निकाल रहा हूँ। अगर आपने शुरुआत ऊपर से करी है तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर ये पॉजिटिव चाहूँगा तो d की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से ना आप पता लगा सकते हो कि कब रूट होंगे कब नहीं। अब मैं ज़रा सारे केसेस सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। पहला मैंने कहा a 0 से बड़ा, d 0 से बड़ा। आपको पता है ये कौन सा केस होता है, आपके अनइक्वल रूट्स मिलते हैं और रियल रूट्स मिलते हैं। आपका पैराबोला कुछ ऐसे होगा और आपको जो रूट्स मिलेंगे वो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे इन 2 पॉइंट्स पे, जिनको आप बोलोगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और आपको मिनिमम मिलेगा, और मिनिमम में आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू नेगेटिव होगी। ये विजुलाइज कर लेना कि नेगेटिव क्यों होगी, नेगेटिव से शुरू करके ऊपर की तरफ जाओगे तभी आप काट पाओगे इसको। सेकेंड केस की मैं बात करूँगा जहाँ पर मेरा a 0 से बड़ा है और d मेरा 0 के बराबर है,
डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर होता है तो रूट्स आपके क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आपकी सिनेरियो पता है क्या, पैराबोला अभी भी ऊपर की तरफ है, लेकिन अब आप क्योंकि देखो जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक आपके दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा इसको। अब आप इसको ऊपर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसको बिल्कुल टच करेगा, जहाँ पर ये टच करेगा दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये इक्वल रूट वाला केस हो गया। और ये आपका क्या हो गया, रूट्स रियल हैं और रियल के साथ क्या है, अनइक्वल हैं, अनइक्वल रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं आपके। तीसरा केस आपका इसी में हो जाता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a मेरा 0 से बड़ा है और मैं बोलूं d मेरा 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 छोटा है, तो आपको पता है d 0 छोटा होता है तो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। यानी ये कहीं एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो ऊपर से शुरू करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं कट नहीं करेगा। ये आपका हो गया इमेजिनरी रूट्स। तो ये आपका तीनों चीज़ को मैंने प्लॉट कर दिया। अगर a 0 से बड़ा है तो सारी चीज़ें आपको विजुलाइज होकर समझ में आएंगी। फिर मैं आता हूँ फोर्थ पे, जब मेरा a लेस देन 0 है और मेरा d लेस देन 0 है या मोर देन 0 है, d मोर देन 0 ले लेते हैं। आपको पता है d मोर देन 0 होता है तो इक्वल रूट्स नहीं होते हैं, बल्कि ये अनइक्वल रूट्स का केस आता है। लेकिन यहाँ तो a लेस देन 0 है, तो कैसे विजुलाइज करोगे आप कहोगे ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी दो पॉइंट पे कट करेगा। a 0 से छोटा है तो पैराबोला नीचे की तरफ होगा फॉर श्योर। और अगर d मोर देन 0 रखना है मुझे, तो d मोर देन 0 रखना है तो यही केस होगा ना, तभी तो दो पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये भी अनइक्वल रूट्स का केस है। अब आप इसको नीचे ऐसे फ्लैट दबाते जाओ, नीचे लाते जाओ, तो एक पॉइंट आपका ऐसे आएगा, एक पॉइंट आपका ऐसे आएगा, जब ये इसको ऐसे टच करता हुआ निकल जाएगा। ये इक्वल रूट्स का केस है। ये आपका a लेस देन 0 है, लेकिन d आपका किसके बराबर है, d आपका 0 के ही बराबर है। a इज़ लेस देन 0, d इज़ इक्वल टू 0। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 6, वो लास्ट है आपका, a 0 से छोटा है, पैराबोला नीचे की तरफ है, और d जो आपका है वो ग्रेटर देन 0 ना होकर अब लेस देन 0 है, तो मुझे कोई रूट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, मुंह नीचे की तरफ और नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंटली चीज़ें विजुलाइज कराऊंगा वो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से थोड़ा इसको सीखने की कोशिश करो कि मिनिमम वैल्यू आप यहाँ देखो, तो जब मेरा a 0 से छोटा है यानी पैराबोला नीचे की तरफ जा रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो आपकी मैक्स वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। मतलब मैं मुंह नीचे भी है मेरा और मैं नेगेटिव से शुरू करूंगा। आप खुद विजुलाइज करो। ऐसे क्वेश्चन ना मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जाम में आ सकते हैं। जब तक आपको विजुलाइजेशन नहीं होगा आप कर ही नहीं सकते हो। मैंने आपको सिंपली क्या बोला कि भाई एक पैराबोला है और उसमें a, मतलब जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया, लेट से y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैंने कहा a 0 से छोटा है यानी मुंह नीचे की तरफ। अब मुंह नीचे की तरफ है और आप निगेटिव से शुरू भी कर रहे हो, आप कह रहे हो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव है और मैं नीचे की तरफ और जाऊंगा तो भाई मैं एक्स एक्सिस को कट करूंगा क्या, नहीं। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर कोई रूट नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर शुरुआत करी, यहाँ पर अगर आपकी मैक्स वैल्यू पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है और a 0 से छोटा है, यानी आप पॉजिटिव से नीचे की तरफ जाओगे तो पक्का 0 को कट करोगे। ठीक है, पॉजिटिव से नीचे जा रहे हो आप तो पक्का 0 को कट करोगे, और अगर 0 को कट करोगे तो आपको अनइक्वल रूट्स मिलेंगे और रियल मिलेंगे। अगर आपने 0 से शुरुआत ही किया कि मैक्स वैल्यू आपकी 0 है, मुंह नीचे की तरफ है, मुंह नीचे की तरफ है तो भी इक्वल रूट, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू आपकी लेट से 0 है, ऊपर की तरफ मुंह है, तो आपका मिनिमम जो रूट्स है वो भी आपके इक्वल आएंगे। तो इनको आप विजुलाइज करना सीखें, आपको बहुत आसानी मिलेगी। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जानकारी के बाद आपके पास कुछ एडिशनल पावर्स हाथ में आ जाएंगी। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि भाई मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस, लेट से मैंने कहा कि मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस लेट से मैंने कहा आपसे कि, या ऐसे लिखते हैं, रुको, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 0 लिख दूंगा तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। आप जैसे ही देखोगे आप कहोगे कोफिशिएंट पॉजिटिव कोफिशिएंट में ऊपर की तरफ होता है, पक्का एक मिनिमम है। लेकिन अगर मुझे नेचर ऑफ रूट्स भी जानना है और मैं डी नहीं निकालना चाहता हूँ, तब भी आप निकाल सकते हो आंसर, बिना डिस्क्रिमिनेंट निकाले आप बता सकते हो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। आप कहोगे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मैं कहूँगा कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। आप कहोगे देखो यहाँ 4x स्क्वायर है तो आप कहोगे ये बनेगा 2x और यहाँ आपका 8x है तो आप कहोगे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाओ। इससे क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू 2 है ना, बन जाएगा 8x। लेकिन आप कहोगे अगर प्लस 2 बनाओगे आप तो ये जो वैल्यू आपकी बनी 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अभी भी इसमें 5 और रह गया, क्योंकि यहाँ 9 था, 4 अंदर खींच भी लिया तो आपने 5 रह गया।
अब पता है इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो, 2x + 2 का होल स्क्वायर + 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक चीज़ देखो ध्यान से कि जब भी कोई एक्सप्रेशन स्क्वायर में होता है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस पूरे एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर में है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर में होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। यानी मुझे पता है कि ये टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। अगर ये टर्म मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। यस, मिनिमम 0 तो मिनिमम 5, अगर 0 से बड़ा लोगे तो क्या होगा? y बढ़ता जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 5। देखो सब कुछ वेरीफाई हो रहा है, राइट, मिनिमम 5 है। अब आप जरा मुझे बताओ कि आपका पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है, ए पॉजिटिव लिया आपने, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है। अगर मुंह ऊपर की तरफ है और आप शुरुआत कर रहे हो यहाँ +5 से, ये एक्स एक्सिस है आपकी, +5 आपको मिनिमम लेना है, यानी इसके नीचे नहीं उतरना है, तो आपकी क्या इच्छा है? आप ऐसे जाओगे और क्या करोगे? तो अगर ऐसे जाओगे तो कभी कट करेगा नहीं। तो ये कौन सा केस है? ये आपका इमेजिनरी रूट्स का केस है, इमेजिनरी रूट्स का केस है। देखिए हमने रूट्स का नेचर निकाल दिया और हमने डी निकाला ही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने बात ही नहीं करी। ये एबिलिटी आपको कैसे आई? अभी जो हम सीख के आए हैं, अभी जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपने की, उसकी वजह से ये एबिलिटी आपके अंदर आई, वरना आप नहीं कर पाते। मैंने आपके सामने लेट से ऐसे लिखा कि y = -4x² + 8x + 9 मैंने आपको दे दिया। मैंने बोला बताओ इसमें जो है इसका अगर हम बात करें कि इसका मिन होगा या मैक्स होगा, और या अगर हम इसको 0 के बराबर करें तो क्या मुझे कभी रियल रूट्स मिलेंगे? ठीक है, अगर इसको 0 के बराबर करें, पिछले केस में भी जब हम रूट्स की बात कर रहे थे रियल की, तब हम इसको सोच रहे थे कि भाई ये कभी 0 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसी केस की बात करते हैं। तो आप कहोगे देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 4x² - 8x, और आपको कि यहाँ 4 डालना पड़ेगा तो ये +13 बना देगा बाहर। ठीक है, एक्सप्रेशन वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, माइनस कॉमन लिया मैंने, लेकिन मुझे अंदर +4 चाहिए होगा तभी मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये बन गया 2x - 2 का परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ +13। अब आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है 2x - 2 का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू तो आपको पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, लेकिन एक पहले माइनस लगा हुआ है। अगर पहले माइनस लगा है तो ये ओवरऑल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। माइनस लगा है ना पहले, तो लेस देन और इक्वल टू 0 +13 अगर लिखा हुआ है आपका, तो इसका मतलब y में या तो 0 जुड़ेगा या निगेटिव जुड़ेगा। लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तो आप कहोगे फिर तो यहाँ मैक्सिमम है 13, क्योंकि 13 से कम ही होगा या 13 के बराबर होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 13 है। अब जरा आप मुझे बताओ कि एक पैराबोला आपके पास है जिसका मुंह नीचे की तरफ है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसका मुंह नीचे की तरफ है, तो मुंह नीचे की तरफ बना दिया, और आपने कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है। मैक्सिमम वैल्यू अगर +13 है तो मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, ये लाइन कहाँ होगी? x = 0 वाली कहीं यही होगी। y = 0 वाली लाइन कहाँ होगी? यहीं कहीं होगी, नीचे होगी भाई। मुंह नीचे की तरफ है, y = 0 कहीं ना कहीं नीचे ही होगा। पैराबोला इन्फिनिटी तक जाता है तो कभी ना कभी जरूर कट करेगा, और जहाँ ये इसको कट करने वाला है सर, ये पॉइंट ही आपके रूट्स हो जाते हैं अल्फा और बीटा, यानी डेफिनेटली आपके 2 रियल रूट्स हैं, वो भी अनइक्वल। तो मेरा कहने का मतलब देखिए ये है कि जब आप क्लैरिटी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपका विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने आप बेहतर होगी। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? मैंने यहाँ पर आपको बताया मिन मैक्स का केस, वो आप विजुअलाइज कर सकते हो कब मिनिमा होगा कब मैक्सिमा होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को विजुअलाइज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी सोच सकते हैं कि उसके रूट्स रियल हैं या नहीं है, रूट्स अनइक्वल हैं या नहीं है, रूट्स इक्वल तो नहीं है, इमेजिनरी तो नहीं है। वी कैन नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जहाँ तक थियरी की बात है आप बस इतना ही सीखोगे, लेकिन इसको अच्छे से सीखोगे। एवरीथिंग जो मैंने अभी आपको बताया है इसको आप बहुत 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 अच्छे से सीखेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई कि मिन और मैक्स निकालने का एक तरीका आपका ये भी हो सकता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लो, जैसे मैंने यहाँ 2 केसेस में बना के दिखाया आपको, पहला और दूसरा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो भी आपको मिन मैक्स दिख जाएगा। या फिर आप फार्मूला ध्यान रखो, -d/4 है, कोई हार्म नहीं है, फॉर्मूला यूज़ कर लो कि -x की वैल्यू -b/2a पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा और ये वैल्यू होगी। बस ये ध्यान रखो, इसको लगा दो अगर कोई कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो आपकी थिंकिंग मल्टी डायमेंशनल होगी और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।